नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट यूनिवर्स में। यहाँ हम पॉलिटी के ऑडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को सुनते हैं। भाग 2 में नागरिकता दी गई है। अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 5 से 11 तक, कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नागरिकता संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान हमने दोस्तों ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से नागरिकता संबंधी प्रावधान अपन ने लिया है। तो अमेरिका की दोहरी नागरिकता की बजाय ब्रिटेन की हमने एकल नागरिकता को भारतीय संविधान में शामिल किया है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। फिर हम बात कर लेते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल कल पढ़ा दिए थे। जैसे आर्टिकल 5 में लिखा है संविधान लागू होने के समय नागरिकता क्या होनी चाहिए। फिर आर्टिकल 6 की बात किए थे कि पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। फिर पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार 6-7 पढ़ लिए थे। 8 के बारे में बात की थी कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी अधिकार। 9 में बात किए थे कि अगर आप कोई विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। 10 में लिखा है कि भाई नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। और 11 में लिखा हुआ है कि संसद के द्वारा नागरिकता संबंधी कानून बनाए जाएंगे। ये सब डिस्कशन कर लिए थे। अब थोड़ा सा आज कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है जिसके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं, क्या महत्वपूर्ण है। देखो, अगर दोस्तों भारतीय संविधान की बात करें, किसकी बात करें? भारतीय संविधान की जब बात करते हैं तो भारतीय संविधान में 5 आधारों पर आपको नागरिकता मिलेगी। कितने आधारों पर मिलेगी? 5 आधारों पर मिलेगी। कितने आधारों पर नागरिकता मिलेगी? 5 आधारों पर आपको नागरिकता देने की यहाँ पे बात की गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जन्म से। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 जब भारतीय संविधान को लागू किया गया तब आपको नागरिकता मिल जाएगी। तब अगर आप भारत के नागरिक हो तो भी आपको नागरिकता दे दी जाएगी। फिर हम बात कर लेते हैं वंश या परंपरा के आधार पर। 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो। दूसरी कंडीशन भी क्लियर है कि वंश या परंपरा मतलब इसमें से माता पिता में से कोई भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भारत का क्या हो? नागरिक हो। तो ऑटोमेटिक बच्चा भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बच्चा भी भारत का नागरिक हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन जन्म के आधार पे मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन वंश या परंपरा के आधार पे मिल जाएगी। किसके आधार पे? वंश या परंपरा। तीसरा है देशीकरण। किसके आधार पे? देशीकरण के आधार पर। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला। देशीकरण की अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत सरकार से अगर देशीकरण का प्रमाण पत्र, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भारत सरकार ने देशीकरण कर दिया है किसी भी क्षेत्र का तो वहां पर भी क्या मिल जाएगी दोस्तों? इसकी प्रामाणिकता मिल जाएगी। और चौथी की बात करते हैं पंजीकरण। किसके आधार पे? पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन के आधार पर। अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो कितने आधारों पर आपको नागरिकता मिलेगी? तो यहाँ पे नागरिकता की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके 5 प्रकार की बात की गई है। अच्छा, देशीकरण का तात्पर्य क्या होता है? जैसे मान के चलो बहुत सारे लोग हैं जो कला के हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, संगीत, नवाचार, इनोवेशन, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, जिनको हम भारत की नागरिकता दे देते हैं कि भैया एक काम करो, आप भारत के नागरिक बन जाओ, बहुत अच्छे इंसान हो, हमारे देश की अगर आप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो तो आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। तो देशीकरण के आधार पर भी किसी व्यक्ति को हम नागरिकता दे सकते हैं। किसके आधार पर? कला के आधार पर, साहित्य के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, संगीत के आधार पर, नवाचार के आधार पर। जैसे मान के चलिए मैं बहुत अच्छा संगीतकार हूँ। क्या हूँ? बहुत अच्छा संगीतकार हूँ। अब मैं सरकार से कहूँ कि एक काम करिए, मुझे भाई नागरिकता दे दीजिए भारत की, तो मुझे सरकार नागरिकता दे सकती है। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। पंजीकरण। पंजीकरण के तात्पर्य क्या है? मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर सरकार को लगेगा कि ये व्यक्ति ठीक है, चलो इसको नागरिकता दे देते हैं, तो पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता मुझे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगला है भूमि। अगर हमने दोस्तों किसी भी देश पर कब्जा कर लिया, क्या कर लिया? अगर हमने किसी भी देश पर कब्जा कर लिया तो उस क्षेत्र को जैसे कब्जा करेंगे उसकी भी नागरिकता प्राप्त कर लेंगे, है ना? क्या कर लेंगे? उसकी भी नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। तो 5 आधार पर है नागरिकता। कितने आधार पर दोस्तों? 5 आधारों पर हमें नागरिकता प्रोवाइड की जाएगी। तो बुआ 5 आधारों पर यहाँ पे नागरिकता मिल रही है। कभी पूछे कौन? जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। किसके आधार पर? बाई बर्थ, 26 जनवरी 1950। दूसरा है वंश परंपरा।
माता पिता में से कोई भारत का नागरिक है तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा, देशीकरण। देशीकरण मतलब विज्ञान, कला, साहित्य, इन क्षेत्रों में अगर आप बेहतर काम कर रहे हैं तो सरकार आपको नागरिकता दे देगी, देशीकरण इसको बोलते हैं। फिर है पंजीकरण, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए जाकर तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। और पांचवा, भूमि विस्तार। भूमि विस्तार का तात्पर्य क्या है कि अगर हम किसी भी दूसरे क्षेत्र में कब्जा कर लेते हैं, जैसे मान के चलो हमने सिक्किम को मिलाया भारत में, जैसे ही सिक्किम को भारत में मिलाया, सिक्किम के लोग भारत के नागरिक हो गए। कल मान के चलो पाकिस्तान को भारत में मिला लिए, तो जितने पाकिस्तान के लोग हैं सब भारत के नागरिक हो जाएंगे ऑटोमेटिक, सिंपल सी बात है ना। कल बांग्लादेश को मिला लिए मान लो, तो बांग्लादेश भारत का नागरिक हो जाएगा, जितने बांग्लादेशी लोग हैं। हाँ, टेंशन की बात नहीं है, समझ में आ गया। चलो अब यहां पर देखिए दोस्तों, भारत में नागरिकता अधिनियम कब आया है? पहली बार आया है 1986 में, कि 2003 में, कि 2005 में, कि 2015 में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो 1955 में। कब आया दोस्तों? पहली बार 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम आया। कितनी बार आया? पहली बार आया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। और इसमें दोस्तों 4 बार संशोधन हो गया। पहली बार हुआ 1986 में, दूसरी बार हुआ 2003 में, तीसरी बार हुआ 2005 में, और चौथी बार हुआ 2015 में। केवल एक बात ध्यान रखिएगा, कभी सिंपल सा पूछा जाएगा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया, तो आप बताएंगे कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आया। कब आया? 1955 में। और इसमें संशोधन कितनी बार हो गए? संशोधन हो गए 6 बार। एक बार हुआ 1986 में, दूसरी बार 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में। क्या ये सर याद करना है? बिल्कुल याद नहीं करना, बस केवल इतना याद रखना कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आया है। कब आया है? 1955 आया है, बस केवल इतना याद रखना। देखो लिखा है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके आधार पर दोस्तों हमने 5 प्रकार से नागरिकता दी है। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश परंपरा के आधार पर, तीसरा देशीकरण के आधार पर, चौथा पंजीकरण के आधार पर, और पांचवा भूमि विस्तार के आधार पर। ठीक, चलो आगे चलो। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, क्या क्या इसमें कब कब ऐड किए गए हैं, सब नहीं पढ़ना। ये दोस्तों, आपकी नागरिकता सरकार किस तरीके से खारिज कर सकती है? हम 5 आधार पर नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। खारिज कितने आधार पे होगा? तो खारिज होगा दोस्तों 3 आधार पे। प्राप्त कितने आधार पे करेंगे? तो नागरिकता को दोस्तों अपन 5 आधारों पर प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता कितने आधारों पर प्राप्त की जा सकती है? 5 आधार पर प्राप्त की जा सकती है। 5 आधार पर प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में आया। कब आया? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आया। आपकी नागरिकता कितने आधारों पर छीन लेंगे? कोई आपसे छीन ले कि भैया दो, भारत के नागरिक नहीं हो, सरकार तुमसे छीन ले कि निकलो यहां से, तुम भारत के नागरिक नहीं हो। कितने आधार? 3 आधार। कौन कौन से? देखो ये 3। कौन कौन से ये 3 आधार हैं? पहला है नागरिकता का परित्याग कर देना। तुमको कोई मिल गई, बोली चलो सजनिया अमेरिका चलो, वहां तुम मेरे साथ रहना। कोई तुमको मिल गई रास्ते में, हाँ, बिहार स्टेशन में उतरे, अचानक से कोई 14 फरवरी के दिन तुमको मिल गया, बोले सजनिया चलो सजन तुमको ले चलते हैं अमेरिका। तुमने कहा सही बात है, रेलवे में तो बहुत कंपटीशन है? हाँ, उसने कहा कि बढ़िया तुम रहना वहीं अमेरिका में, है मैं तुमको पूरा खर्चा वर्चा दूंगी बढ़िया। तुमने कहा ये बात ठीक है, कम से कम रेलवे तो बहुत दूर है, कम से कम अमेरिका ही घूम आए। उसने बढ़िया आपका बनवाया वीजा और बढ़िया ले गई अमेरिका। ठीक, तुमने कहा ये बात ही बढ़िया है। अब भाई तुमसे क्या है, तुम भारत के वहां के क्या बन गए? वहां के भैया आप बन गए क्या? वहां के बन गए नागरिक, है? और चलान लगे वहां पे क्या? टेला ट्रक रख अमेरिका कनाडा में, और का पगड़ी वगड़ी पहन करके। ठीक, अब भाई क्या है, सरकार बोलेगी ये व्यक्ति कहाँ गया है? घर वाले ढूंढ रहे हैं कि यार बेटा तुम्हारा बिहार रेलवे स्टेशन में उतरा और वहां से गायब, मिल ही नहीं रहा। पर चले आप पापा को बोला, पापा पाए लागू अमेरिका घूम रहे हैं, अमेरिका बहुरिया के साथ, है? फिर आपके पिताजी कहे अरे बाप लड़का तो भाग गया। देखो, कोई नागरिक जो किसी अन्य देश का नागरिक भी है, निर्धारित तरीके से घोषणा करके अपनी भारतीय नागरिकता त्याग कर देता है, तो उसका प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। सिंपल सी बात है कि आपके पिताजी आपको ढूंढ रहे हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा ले गए कि हमारे लड़के को कोई बहला फुसला के ले गया है? पुलिस वाले फोन लगा के पूछ रहे हैं आओगे भारत की? नहीं आओगे? वो कह रहे ना ना, अब तो मैं यहीं का नागरिक हो गया हूँ, मैं अमेरिका की नागरिकता ले लिया हूँ, मेरे बच्चा भी होने वाला है। हाँ, 9 महीने बाद इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ तुमको, ठीक है? मेरा बच्चा भी अमेरिका का नागरिक कहलाएगा। ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता गई, क्योंकि आप एक ही नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो आप एक ही नागरिकता को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
क्या कर सकते हैं, एक ही नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप भारत के नागरिक रहिए, और अगर आपने अमेरिका की नागरिकता को ले लिया है तो भैया फिर भारत की नागरिकता गई। क्या हो गई, गई, टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक। यदि कोई नागरिक जानबूझकर या स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता को अपना लेता है, कोई व्यक्ति गए आप ब्रिटेन पढ़ने, आपने कहा कि नहीं नहीं, अब बस मेरी इच्छा है कि मैं यही रहूं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपने भारत सरकार को लेटर लिखा कि भैया आज से मैं भारत का नागरिक नहीं रहूंगा, मैं दूसरे देश की नागरिकता को ले लेता हूं, तो आपने अपनी नागरिकता को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, त्याग दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा, सरकार ही उठा के आपको पटक दे, है, हाँ, वंचित कर देना। भारत सरकार कुछ मामलों में किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है, लेकिन यह सभी नागरिकों के लिए लागू नहीं है। यह केवल उन नागरिकों के मामले में लागू है जिन्हें पंजीकरण, प्राक्तीकरण या केवल अनुच्छेद 5 खंड के द्वारा नागरिकता प्राप्त की गई। सिंपल सी बात है दोस्तों। पता चले आपने दोस्तों नागरिकता के लिए अप्लाई किया, सरकार ने आपको नागरिकता दे दी, पता चला कि फर्जी तरीके से आपने नागरिकता ली है, आपका उद्देश्य ही दूसरा है, आपका गलत उद्देश्य है। क्या है, आपका उद्देश्य ही गलत है, तो फिर सरकार आपको क्या कर देगी, वंचित कर देगी। क्या कर देगी, नागरिकता से वंचित कर देगी, जाओ जाओ। ऐसे बहुत सारे मामले में होता है। जैसे पाकिस्तानी बहुत सारे भारत आते हैं, वो क्या करते हैं, भारत की लड़की के साथ विवाह कर लिया, आए कश्मीर घूमने हैं, वहीं पर क्या हुआ, बस सेटल हो गया मामला, लड़का उड़का पैदा कर लिया। अभी बताओ, अब बेटिया तो हो गई ना भारत की, लड़की तो भारत की नागरिक है, अब लड़की के लड़का भी हो गया, वो भी भारत का नागरिक हो गया, तो पतिदेव कहाँ के होंगे, पाकिस्तान के कि भारत के, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब सरकार को पता चला कि ऐसी तरीके से तो लोग यार फर्जी नागरिकता ले लेते हैं, भारत घूमने आए, घूमते क्या हुआ, यहाँ बच्चा पैदा करके चले गए हैं, बोले पिताजी यही है, बोले मम्मी यही है, लड़का भी यही है। सरकार को समझ आया कि फर्जी तरीके से नागरिकता ले रहे हैं, ये आते हैं घूमने और यहाँ क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, रंगारंग कार्यक्रम पैदा कर दिया। ऐसे थोड़ा होगा। सरकार ने कहा ना, उद्देश्य अगर हमको पता चल गया कि मामला गड़बड़ है, देखो पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, प्राक्तीकरण, ऐसे फर्जी तरीके से नागरिकता लियो तो इनको उठा के पटको दूसरे देश में जहां से आए हैं, भेजो इनको। तो ऐसा करते हैं बांग्लादेशियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, है ना, श्रीलंकाई वाली जो ऐसे हरकतें करते हैं। दोस्तों पड़ोसी बहुत परेशान रहते हैं अपन से, अपन भी पड़ोसी से बहुत परेशान है, हाँ, नागरिकता लेकर, क्योंकि वो हमारी बॉर्डर के अंदर घुस आते हैं। अब 400 रुपए किलो टमाटर मिलेगा, आटा मिलेगा, तो बेचारे रहेंगे वहां है। हमको लग रहा है कि कई बार अपने पिताजी की याद आ जाती है, अपन पिताजी हैं, वो बच्चे हैं अपने यहाँ। मुस्कान को जाना है, चलो भेज दें, कोई बात नहीं, ठीक। तो भैया 3 आधार पे है, पहला नागरिकता का परित्याग कर दो, दूसरा आपकी नागरिकता समाप्त हो जाए, और तीसरा सरकारी आपकी नागरिकता छीन ले। तो 3 आधारों पर आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। क्या की जा सकती है, 5 आधार पर आपको नागरिकता मिलेगी और 3 आधार पर आपसे नागरिकता ले ली जाएगी। तो 3 आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता को छीना जा सकता है, छीना जा सकता है ना, ध्यान रखिएगा। पहला बर्खास्ती, दूसरा कंडीशन क्या बताए थे, नागरिकता का परित्याग कर दो। क्या कर दो, नागरिकता का परित्याग कर दो। कहां गया, नागरिकता का परित्याग कर देना, नागरिकता का परित्याग कर देना। और चौथा क्या है बेटा, तीसरा क्या है, तीसरा है आपके वंचित कर देना, सरकार ही आपसे छीन ले तो वंचित कर देना। क्या कर देना, वंचित कर देना। ये 3 आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता को छीना जा सकता है। और मिलेगी कितने आधार पर, मिलेगी सर 5 आधारों पर, और छीनी जा सकती है 3 आधारों पर। तो मिलना की कंडीशन क्या है, 5 है, और छीनने की कंडीशन 3 है, ध्यान रखिएगा। तो 3 आधारों पर आपकी नागरिकता को छीना जा सकता है। चलो अब थोड़ा एनआरसी बता देते हैं आप लोगों को। हालांकि एनआरसी एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं कम रहती हैं, है ना। चलो देखो भाई, काफी दोस्तों 2-3 सालों से एक बड़ा मामला चर्चा में रहा, CAA सुना होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा बता देते हैं क्या होता है। सिटीजनशिप चार्टेड अमेंडमेंट, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं सिटीजनशिप चार्टेड अमेंडमेंट, ध्यान रखिएगा। CAA क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखिएगा। क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हम बात करते हैं।
दोस्तों ध्यान रखिएगा, सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम लेकर आए, सिटीजनशिप चार्टर्ड एक्ट लेकर आए, और ये लेकर कब आए? तो ये लेकर आए वर्ष 2019 में। कब लेकर आए? वर्ष 2019 में लेकर आए। कब लेकर आए? वर्ष 2019 में इसको लेकर आए। वर्ष 2019 में सरकार इसे लेकर आई, संसद से पारित हुआ, संसद में लाया गया। अब जैसे ही दोस्तों लाया गया ना, उसके लाने के साथ ही इसमें विवाद खड़ा हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आया कि विवाद क्यों खड़ा हुआ। देखिए आप खुद समझिए, पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर आप खुद डिसाइड करिएगा कि सरकार गलत कर रही है कि सही कर रही है। इसके आधार पर दोस्तों 3 देशों को टारगेट किया गया। पहला देश है पाकिस्तान, दूसरा देश है भारत ने पाकिस्तान को, और दूसरा आपका हो गया बांग्लादेश, और तीसरा देश है दोस्तों अफगानिस्तान। ये 3 देशों को इसमें शामिल किया गया। कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। मैं थोड़ा सा आपको चीजें क्लियर कर देता हूं, थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, है ना। पहले आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, फिर आप खुद डिसीजन करिएगा क्या सही है क्या गलत है। देखो दोस्तों, हम बात करते हैं अपने प्यारे से भारत के बारे में। तो भारत के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत कैसा देश है, भारत का कौन सा धर्म है, तो आप कहेंगे नहीं सर भारत का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि भारत अपने संविधान में कहता है कि भाई हम धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हैं। कैसे राष्ट्र हैं? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हैं। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कहने का तात्पर्य क्या है? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कहने का तात्पर्य यह है कि भारत का सर कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को समान अधिकार प्रदान करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, हम सभी धर्मों को बराबर अधिकार प्रदान करते हैं। हमारा देश का व्यक्तिगत कोई धर्म नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्या नहीं है? हमारा देश का कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं है कि हमारे देश का कोई व्यक्तिगत धर्म हो। ठीक है, तो भारत का कोई धर्म नहीं है, इसलिए भारत धर्म निरपेक्ष कहलाता है, या इसी को हम पंथ निरपेक्ष की श्रेणी में रखते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं। पहली बात तो दोस्तों हम निकल कर आता है कि सर पाकिस्तान कैसा राष्ट्र। तो आप कहेंगे सर पाकिस्तान जब विभाजन हुआ, भारत से पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान ने अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया। क्या घोषित किया? अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया। बांग्लादेश ने भी अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया। अफगानिस्तान ने भी अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया। क्या घोषित किया? अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र, कि भाई हमारे देश का जो धर्म है ना, हमारे देश का जो धर्म है वो मुस्लिम है, भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत ने सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिए हैं, है ना। पर दोस्तों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ने कहा कि भाई जो मेरा धर्म है ना वो मुस्लिम है, मैं अपने आप को मुस्लिम धर्म के आधार पर ये देश बने। पाकिस्तान धर्म के आधार पे बना, बांग्लादेश धर्म के आधार पे बना, अफगानिस्तान भी धर्म के आधार पे अपने आप को ट्रीट करता है। बात को सुनिए, सरकार का मानना था कि यार, सरकार का कहना यह है कि हमारे देश में अल्पसंख्यक, देखिए दोस्तों 2 तरीके की सी चीजें होती हैं। एक होता है बहुसंख्यक और एक शब्द होता है अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक एक होता है अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक किसे कहते हैं? अगर मैं भारत की बात करता हूं कि बेटा भारत में बहुसंख्यक कौन है, आप कहोगे सर भारत में जो बहुसंख्यक है वह है हिंदू, क्योंकि हिंदू की जनसंख्या यहां पे ज्यादा है। हमने कहा ठीक है, किसकी संख्या ज्यादा है? यहां पर हिंदू की जनसंख्या ज्यादा है। मैंने कहा अल्पसंख्यक कौन? बोले सर जिसकी जनसंख्या कम वो अल्पसंख्यक, जिसकी जनसंख्या कम वो अल्पसंख्यक है। ऐसा ही है ना, जिसकी जनसंख्या कम है क्या है? वह अल्पसंख्यक है। जिसकी जनसंख्या ज्यादा है वो बहुसंख्यक है, जिसकी जनसंख्या कम है वो अल्पसंख्यक है। बोले ठीक है सर। बोले सर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में क्या है? बोले सर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, अगर मैं ये देशों की बात करूं तो यहां पर उल्टा है। यहां पर जो अल्पसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक कौन है? बोले सर ये देशों ने अपने आप को मुस्लिम कंट्रीज घोषित किया है, तो ये अल्पसंख्यक इनके देशों में हिंदू ही होंगे, हमेशा क्या होंगे? हिंदू होंगे। और हमारा देश में क्या? हमारे देश में उल्टा है, हमारे देश में बहुसंख्यक कौन? हिंदू है। बोले ठीक है, अब कोई बात नहीं। अब भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार ने देखा कि यार जो ये पाकिस्तान है, ये जो बांग्लादेश है, ये जो अफगानिस्तान है, यहां पर जो हिंदू हैं क्या निरंतर कम होती जा रही है, निरंतर कम होती जा रही है। पाकिस्तान में इतने हिंदू थे, कम बचे। बांग्लादेश में तो हिंदू के साथ क्या हुआ तो आप लोग देख ही रहे हैं। अभी शेख हसीना वाला जो, उसमें तो आप लोग ने इस तरीके से पूरे विश्व ने देख लिया कि हिंदुओं के साथ किस तरीके से वहां बर्ताव किए गए। मतलब मानवता भी एक चीज होती है, हम मानवता को भी तार तार कर दिया बांग्लादेश ने। मतलब सोचिए, बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन
शेख मुजफ्फर उर रहमान ने बांग्लादेश को बनाया, लोगों ने उनके घर में घुस करके उनको मार दिया, उनकी मूर्तियां गिराई गई। मतलब जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश को यूनाइटेड किया, बांग्लादेश राष्ट्र बनाया, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहलाया, लोगों ने उसको ही गिरा दिया। उन्हीं की बेटी है, कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना जी है ना। हमने अध्ययन किया तो हमने पाया कि यार पाकिस्तान ने अपने आप को मुस्लिम देश घोषित किया है, बांग्लादेश ने भी अपने आप को मुस्लिम देश घोषित किया है, और अफगानिस्तान ने भी अपने आप को मुस्लिम देश घोषित किया है। बोले यार यहाँ पे स्थिति सबसे ज्यादा किसकी खराब है? बोले यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब है ना, वो हिंदुओं की है। किसकी है? हिंदुओं की। यहाँ पर अगर हम अध्ययन करें तो सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा है वो हिंदुओं का हो रहा है। सरकार ने कहा ठीक है, काम करते हैं, अपन एक काम करते हैं कि अपन एक अधिनियम लेकर आते हैं, चार्टर्ड अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये 2019 में आया। जब ये 2019 में आया तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि अगर 2014 से, तब यहाँ पे शामिल किया गया, यहाँ पे एक वर्ड शामिल किया गया 2014। क्या शामिल किया गया? यहाँ पे एक शब्द शामिल किया गया 2014। ध्यान रखिएगा, सरकार ने कहा कि अगर 2014 से पहले, अगर 2014 से पहले इन तीन देश मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तो सरकार ने कहा कि अगर इन तीनों देशों से आने वाले 2014 से पहले जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, अब अल्पसंख्यक में किसे शामिल किया गया? जैसे हिंदू, जैसे सिख, जैसे जैन, जैसे पारसी। सिख, हिंदू, सिख है, हिंदू है, जैन है, पारसी, बौद्ध है ना। हिंदू है, सिख है, जैन है, पारसी है और बौद्ध। सिख है, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है और दोस्तों ईसाई। एक क्या रह गया? ईसाई रह गया। तो यहाँ पे कुल कितने लोगों को शामिल कर लिया? सरकार ने कहा ये 6 कम्युनिटी। कितनी कम्युनिटी आ गई? 6 कम्युनिटी आ गई। अगर ये दोस्तों 6 समुदाय के लोग 2014 से पहले अगर ये 6 समुदाय के लोग, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई, अगर ये पाकिस्तान से भारत आए हैं तो भारत सरकार इनको नागरिकता देती है। क्या देती है? भारत सरकार इनको नागरिकता देती है, छीनती नहीं है, देती है। किसको देती है? हिंदू को देती है, सिख को देती है, जैन को देती है, पारसी को देती है, बौद्ध को देती है, ईसाई को देती है। तो इन 6 कम्युनिटियों को सरकार नागरिकता देगी। क्यों देगी? क्योंकि ये जो 6 लोग है ना, ये लोग 6 लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में इनका शोषण हुआ है। ये अल्पसंख्यक है उस देश के, तो अगर यहां से ये छोड़ छाड़ के भारत पहुंच गए हैं तो हम इनको नागरिकता देते हैं। अब प्रश्न ये उठा कि सर सरकार ने भेदभाव किया। मैंने कहा कैसे भेदभाव किया? बोले सर मुसलमानों को क्यों नहीं दिया, मुस्लिम वर्ग को क्यों फिर नागरिकता नहीं दी गई? सरकार का कहना था कि ये बताओ, जब पाकिस्तान स्वयं अपने आप को मुस्लिम कंट्रीज घोषित करता है, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्रीज घोषित करता है, अफगानिस्तान स्वयं मुस्लिम कंट्रीज घोषित करता है, तो यार इन देशों में मुसलमानों के साथ खराब होगा? गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस देश में जनसंख्या मुस्लिम है, सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम है, तो कैसे यहाँ के मुस्लिम लोगों के साथ भेदभाव हो सकता है? यहाँ तो भेदभाव इन लोगों के साथ हुआ होगा ना। और आंकड़े थे, पाकिस्तान में जितने हिंदू थे 1947 में, उनकी हिंदू की संख्या लगातार कम हो गई। बांग्लादेश में जो हिंदू परिवार के घर थे वो घर ही नहीं बचे आजकल। तो सरकार ने कहा कि हम नागरिकता छीन नहीं रहे, हम तो नागरिकता दे रहे हैं, और हम मुस्लिम वर्ग को इसलिए नागरिकता नहीं दे सकते कि कल कोई भारत में हिंदू आकर हमसे बोले ना कि भारत में हिंदू खतरे में है, तो गलत बात है यार, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। समझ में आ गया? पता नहीं, आप आंकड़े पढ़िए, भारत सरकार के जब आप आंकड़े पढ़ेंगे ना, गृह मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े दिए गए, कितने हिंदू वहां बचे हैं और कितने लगातार किसी दूसरे देश में पलायन हो चुके हैं। तो सरकार ने कहा हम इन 6 लोगों को नागरिकता देंगे। इनको इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी उस देश में सबसे ज्यादा बहुसंख्यक है। क्या है? बहुसंख्यक है। तो दोस्तों सीएए जो लोगों ने कहा ना मीडिया में आकर कि ये कानून ऐसा है कि जो हमारी नागरिकता छीनता है, गलत है। ये नागरिकता छीनता नहीं बल्कि ये लोगों को नागरिकता देता है। क्या देता है? लोगों को नागरिकता देने का काम करता है, छीनने का काम नहीं करता। दोस्तों ध्यान रखिएगा। आज आप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सीए क्या होता है। मुस्लिम वर्ग को नहीं देंगे, बाकी सबको देंगे, 6 लोगों को देंगे। ध्यान रखिएगा, हिंदू है, सिख है, जैन है, पारसी है, बौद्ध, ईसाई। चलो भाई,
यह ऑडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले ऑडियो और वीडियो आपको मिलती रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ।